आरती को इस घर में आए 3 साल हो चुके थे। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक वह मशीन की तरह चलती रहती। ससुर जी की दवाइयाँ, सास जी की मालिश और पति राघव का टिफ़िन सब कुछ समय पर होता था। लेकिन इस घर में एक नियम था, तारीफ कभी नहीं होगी और कमियां ढूंढने के लिए हर कोई तैयार रहेगा। आज राघव की बड़ी बहन कामिनी 4 दिन के लिए मायके आई थी। आते ही उसने सोफे पर बैग फेंका और जोर से चिल्लाई, अरे माँ, क्या हाल बना रखा है घर का, चारों तरफ धूल जमी है। राघव इतनी बड़ी नौकरी करता है और इस घर की दशा देखो। भाभी पूरे दिन आखिर करती क्या है। सास सुमित्रा देवी, जो अब तक आराम से चाय पी रही थी, बेटी को देखते ही सुर में सुर मिलाने लगी। क्या बताऊं कामिनी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसी फूहड़ बहू मिली है कि बस दिन काट रही हूँ, कोई सलीका ही नहीं है इसे। आरती उस वक्त रसोई में कामिनी के बच्चों के लिए दूध उबाल रही थी। उसने सब सुना, पर हमेशा की तरह अपने आंसू पीकर रह गई। वह मुस्कुराते हुए हॉल में आई और बोली, दीदी राम राम, बैठिए, मैं आपके लिए शिकंजी लाती हूँ। कामिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुंह बनाया और बोली, रहने दो भाभी, तुम्हारे हाथ की शिकंजी पीकर मेरा गला खराब नहीं करना। वैसे भी तुम्हारी साड़ियों का ये ढंग देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। हमेशा वही घिसी पिटी सूती साड़ी। मेरे ससुराल में कोई ऐसे कदम रखे तो माँ जी पहले दिन ही सीधे मायके रवाना कर दे। रात को जब सब खाने की मेज़ पर बैठे तो असली तमाशा शुरू हुआ। आरती ने पूरी शिद्दत से कामिनी की पसंद की पनीर की सब्ज़ी और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाई थी। कामिनी ने पहले ही बाइट तोड़ी और प्लेट को सीधे धक्का दे दिया। छी, इतना तेल है इसमें। भाभी, तुम्हें सिर्फ वजन बढ़ाना आता है या खाना बनाना भी आता है? हमारे मायके का नाम डुबो कर रख दिया है। राघव, तुम इसे किसी अच्छे कुकिंग क्लास में क्यों नहीं भेज देते? सुमित्रा देवी ने भी अपनी थाली खिसका दी। सही कह रही है कामिनी, राघव ने तो बस रूप देखकर हाँ कर दी थी, अकल और हुनर देखना भूल गया। शर्मा जी की बहू को देखो, जब मायके से आती है तो सास के पैरों में सोने की चूड़ियाँ डालती है और एक ये है सूखी लकड़ी जैसी, बस घर में बैठी रोटियां तोड़ रही है। राघव ने हमेशा की तरह अपनी नज़रें नीचे झुका ली और चुपचाप खाना खाता रहा। उसने एक बार भी आरती की तरफ नहीं देखा। आरती, जो अब तक पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी, उसका हाथ कांपने लगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा ठहराव था। उसने गिलास को जोर से टेबल पर रखा। उसकी इस हरकत से पूरा कमरा शांत हो गया। आरती ने सीधे कामिनी की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, अगर सब्जी में तेल ज़्यादा लग रहा है तो कल से रसोई आप संभालिए। 4 दिन के लिए आई है, मेहमान बनकर रहिए, घर की ठेकेदार मत बनिए। कामिनी अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? राघव, देख रहे हो अपनी बीवी की जुबान? माँ के सामने मुझे जवाब दे रही है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बातें देखो। सुमित्रा देवी भी गुस्से में कांपने लगी। आरती, अपनी हद पार मत करो। इस घर में रहना है तो हमारी जूती बनकर रहना होगा। जुबान लड़ाई तो इसी वक्त दरवाज़ा दिखा दूंगी। आरती ने इस बार अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की, लेकिन उसमें चीख के बजाय एक कड़कपन था। माँ जी, जूती शब्द का इस्तेमाल दोबारा मत कीजिएगा।
इस घर को घर बनाए रखने के लिए मैं सुबह से रात तक बिना थके खटती हूँ। आपके बेटे की आधी सैलरी तो बाहर का खाना खाने और काम वाली बाई रखने में निकल जाएगी। अगर मैं एक दिन के लिए भी हाथ खींच लूँ, घमंड किस बात का है आपको? मैं सहती हूँ। फिर वह राघव की तरफ मुड़ी और राघव, आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। जो पति अपनी पत्नी को अपनी माँ और बहन के सामने 2 कौड़ी की और जूती सुनते हुए चुपचाप खाना खा सकता है, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। आज फैसला होगा, या तो इस घर में मुझे एक बहू और पत्नी का सम्मान मिलेगा, या फिर आज ही मैं यह चौखट छोड़ दूंगी। आरती सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना सूटकेस निकाल लिया। वह बिना रोए शांत दिमाग से अपने कपड़े पैक करने लगी। बाहर हॉल में सन्नाटा पसर गया था। कामिनी को लगा कि आरती हमेशा की तरह डर जाएगी, लेकिन यहाँ पासा पलट चुका था। राघव कमरे में आया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने आरती का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरती, रुक जाओ, बात को इतना मत बढ़ाओ। माँ और दीदी बड़ी हैं, कुछ कह दिया तो सहन कर लेना चाहिए था। आरती ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। गलत को सहना संस्कार नहीं, कायरता है राघव, और मैं कायर नहीं हूँ। अगर आज तुम अपनी माँ और बहन को यह नहीं समझा सकते कि तुम्हारी पत्नी इस घर की नौकरानी नहीं, इज्जत है, तो मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। आरती अपना बैग लेकर हॉल में आई। सुमित्रा देवी और कामिनी को भी अभी भी लग रहा था कि यह सिर्फ एक नाटक है। सुमित्रा देवी बोली, चली जाओ, देखते हैं तुम्हारे मायके वाले कब तक तुम्हें बिठा कर खिलाते हैं। तभी राघव पीछे से आया और उसने आरती का बैग अपने हाथ में लिया। उसने अपनी माँ और बहन की तरफ देखा और बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, माँ, आरती मायके नहीं जा रही। हम दोनों आज ही इस घर से अलग एक नया फ्लैट किराए पर ले रहे हैं। जब तक आप दोनों को यह समझ नहीं आता कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगा। यह सुनते ही सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके तीखे ताने उनके ही बेटे को उनसे दूर कर देंगे। कामिनी ने धीरे से कहा, राघव, तुम एक औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो? राघव ने जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं एक औरत के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के सम्मान और न्याय के लिए खड़ा हो रहा हूँ। काश यह काम मैंने 2 साल पहले किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। आरती और राघव ने सामान उठाया और घर की दहलीज पार कर गए। सुमित्रा देवी और कामिनी बस देखती रह गई। उस दिन उस घर की लक्ष्मी सच में चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी तो सिर्फ खालीपन और पछतावा। आरती ने रोकर या गिड़गिड़ाकर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और सही वक्त पर सही फैसले से सबको उनकी सही जगह दिखा दी थी। आरती और राघव के घर की दहलीज पार करते ही सुमित्रा देवी सोफे पर बैठ गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुस्सा और डर दोनों एक साथ उनके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। कामिनी, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसके भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके 4 दिन के मायके के सफ़र का अंजाम इतना बड़ा होगा कि भाई हमेशा के लिए घर छोड़ देगा। उधर राघव और आरती ने उस रात एक छोटे से होटल में कमरा लिया। कमरा छोटा था, पर वहाँ का माहौल उस आलीशान मकान से कहीं ज़्यादा हल्का और सुकून देने वाला था।
अगली सुबह राघव जब सोकर उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। आखिर माँ का घर छोड़ना आसान नहीं था। आरती ने उसके दिल की बात भांप ली। उसने राघव के हाथ में चाय का कप थमाया और बिल्कुल शांत आवाज़ में बोली, राघव, मुझे पता है कि आप अंदर से टूट रहे हैं। अपनी माँ से दूर होना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए यह दूरी हमारी नफ़रत के लिए नहीं बल्कि उन्हें हमारी कीमत समझाने के लिए ज़रूरी है। राघव ने आरती का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बस यह सोच रहा हूँ आरती कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। फ्लैट ढूंढना, सामान लेना। आरती मुस्कुराई, आप भूल रहे हैं राघव, शादी से पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। आपके घर की बहू बनने के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। आज मैं सबसे पहले अपनी पुरानी प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी। अब मैं सिर्फ घर नहीं संभालूंगी बल्कि आपके साथ इस नए घर की जिम्मेदारी भी उठाऊंगी। 2 दिन के भीतर आरती ने एक अच्छे स्कूल में दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। राघव और आरती ने मिलकर एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत 2 कमरों का फ्लैट किराए पर लिया। घर में आलीशान फर्नीचर नहीं था, लेकिन जो भी था वह आरती की सलीखेदारी और मेहनत से चमक रहा था। वहाँ अब हर सुबह तानों से नहीं बल्कि आरती के खिलखिलाने और राघव के संतोष से शुरू होती थी। इधर सुमित्रा देवी के आलीशान घर में जैसे ग्रहण लग गया था। कामिनी के 4 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन घर की हालत देखकर उसके पति ने उसे फ़ोन पर साफ कह दिया, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का घर टूटा है तो तुम वही रहो। मेरे घर में ऐसी नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। कामिनी अब अपने ही मायके में फंस चुकी थी, जहाँ ताने मारने के लिए तो लोग थे पर काम करने वाला कोई नहीं। सुबह के 11 बज चुके थे। सुमित्रा देवी के घुटनों का दर्द बढ़ गया था, पर आज उन्हें मालिश करने वाला कोई नहीं था। रसोई में कामिनी चाय बना रही थी, लेकिन चाय उबलकर गैस पर गिर चुकी थी और सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। सुमित्रा देवी ने हॉल से आवाज़ लगाई, कामिनी, जरा मेरी दवाई की शीशी तो लाना। और हाँ, दोपहर के खाने में क्या बना रही है? भूख के मारे मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। कामिनी चिढ़कर रसोई से बाहर आई। माँ, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। मुझसे सुबह से रात तक झाड़ू पोछा और बर्तन नहीं होते। मेरे अपने ससुराल में 2 नौकर हैं। आरती भाभी थी तो सब संभाल लेती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं। आरती भाभी थी तो सब संभाल लेती थी। यह शब्द सुमित्रा देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वह घर में बैठकर रोटियां तोड़ने वाली कहती थी, दरअसल वही इस पूरे घर की रीढ़ की हड्डी थी। उसके जाते ही पूरा घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। 3 महीने बीत गए। इस बीच सुमित्रा देवी ने कई बार राघव को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन राघव का जवाब हमेशा एक ही होता था, माँ, मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आपकी बीमारी में पैसों की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं उस घर में दोबारा तब तक पैर नहीं रखूँगा जब तक मेरी पत्नी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस नहीं मिल जाता। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कामिनी घबरा गई और उसने राघव को फ़ोन किया। राघव और आरती बिना एक पल गंवाए सीधे अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने आकर कहा,
चिंता की कोई बात नहीं है, बस बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और समय पर खाना ना मिलने की वजह से कमज़ोरी है। इन्हें सही देखभाल और तनाव मुक्त माहौल की ज़रूरत है। राघव जब वार्ड के अंदर गया तो उसके पीछे आरती भी थी। सुमित्रा देवी ने जैसे ही आरती को देखा, उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उनकी आंखों में अब वह पुराना घमंड नहीं बल्कि एक गहरी शर्मिंदगी थी। कामिनी भी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। 3 महीनों की मशक्कत ने उसकी सारी ठसक निकाल दी थी। उसे समझ आ गया था कि दूसरों के घरों में आग लगाना आसान होता है, पर खुद के पैरों तले जमीन खिसकती है तो कैसा दर्द होता है। सुमित्रा देवी ने कमज़ोर आवाज़ में राघव का हाथ थामना चाहा, पर राघव थोड़ा पीछे हट गया। तब सुमित्रा देवी ने आरती की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझे पैर की जूती समझा, लेकिन आज समझ आया कि तू तो इस घर का ताज थी। तेरे जाने के बाद यह घर सिर्फ एक कबाड़ खाना बनकर रह गया। मुझे अपनी अकल पर घमंड था, पर सच तो यह है कि असली अकल और सलीका तेरे पास है। कामिनी भी आगे बढ़ी और आरती के सामने हाथ जोड़कर बोली, भाभी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। अपने ससुराल के रुतबे के घमंड में मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, लेकिन इन 3 महीनों में मुझे समझ आ गया कि एक औरत के लिए असली रुतबा उसकी साड़ियों या गहनों से नहीं बल्कि उसके काम और उसके आत्मसम्मान से होता है। प्लीज़ घर वापस आ जाइए। आरती ने सुमित्रा देवी के जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार आवाज़ में एक अटूट गरिमा थी। उसने सीधे सुमित्रा देवी और कामिनी से कहा, माजी, दीदी, मैं घर वापस ज़रूर आऊँगी क्योंकि यह मेरा भी परिवार है, लेकिन एक शर्त पर। अब से उस घर में कोई किसी का हुक्म नहीं चलाएगा। कामिनी दीदी जब भी आएंगी मेहमान बनकर आएंगी, घर की कमियां निकालने वाली मालकिन बनकर नहीं। और माजी, बहू को बेटी बनाना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन उसे एक इंसान समझकर इज्जत देना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। सुमित्रा देवी ने रोते हुए सिर हिलाया और आरती को गले से लगा लिया। जब आरती और राघव दोबारा उस घर में लौटे तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। आरती ने आते ही सबसे पहले घर की कमान संभाली, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। सुमित्रा देवी खुद रसोई में छोटे मोटे कामों में उसकी मदद कर रही थी और कामिनी चुपचाप बर्तनों को सलीखे से लगा रही थी। अब उस घर की चौखट पर सिर्फ आरती के कदम नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान का परचम लहरा रहा था। उसने झुकने से मना करके न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि बिखरते हुए परिवार को मर्यादा और बराबरी का असली पाठ पढ़ा दिया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।